हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर। ये होने वाली है कॉलेज पर बेस्ड स्टोरी और आप लोग का बहुत मन था कि मैं स्टूडेंट और प्रोफेसर पर कोई स्टोरी बनाऊं, तो चलिए आ चुके हैं। इसमें प्यारी सी लव की कहानी होने वाली है और भी बहुत कुछ, तो चलिए। और इसके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि मैं हूँ सौमित्र त्रिपाठी, इस स्टोरी की राइटर, और उसके साथ ही मैं ही आपको ये कहानी नरेट कर रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। एक लड़की जो आराम से अपने कमरे में सो रही थी, और इस वक्त वो अकेली नहीं थी क्योंकि आसपास उसके सारे लोग, जितने भी उसके रिलेटिव्स और उसके अपनी फैमिली मेंबर्स थे, उसे घेर कर खड़े थे, जिसमें से उसकी माँ सुहाना जी लगातार बस एक ही आवाज लगाई जा रही थी, उठो, तुम कैसी लड़की हो, जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। सारे लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है तुम्हें। तभी उसके कानों में एक और आवाज पड़ती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, हम तो पहले से ही कह रहे थे। अरे इसको थोड़ा डांटा वाटा करो, लड़की शादी की उम्र की हो गई है, बताओ सो रही है अभी तक। इन सारी आवाज को सुन करके वो प्यारी सी बच्ची जो इस वक्त अभी अपने सर पर पिलो रख कर के सोए जा रही थी, वो अपने करवट को बदल कर दूसरी तरफ कर लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद सूरज मामा भी नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा देर तक सोए, और उसके मुंह पर ही धूप पड़ना शुरू हो गया था, जिससे इरिटेट होते हुए वो उठकर बैठ ही जाती है और अपने कानों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहती है, चुप रहो प्लीज, कितना चिल्लाते हो। और एक बात बताओ, मुझे उठाना क्यों इतनी जल्दी? इतने वक्त बाद तो जाकर के मुझे चैन से नींद आई है। आपको पता है नीट का एग्जाम क्लियर की हूँ मैं, एमबीबीएस में एडमिशन होने वाला है मेरा, और यहाँ पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। मेरे कॉलेज में जाकर पूछो कि लोग मुझे कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और उसके साथ ही मेरे कोचिंग में मुझे अवार्ड दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मेरे घर पर कोई तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लिया करो। और दादी, आप क्या शादी की उम्र की बात कर रही है? अभी बच्ची 20 साल की भी नहीं हुई है और आपको शादी करानी है मेरी? बढ़िया आई। जैसे उसने इतना बोला था, सुहाना जी ने उसके कानों को जोर से मोड़ दिया था। फिर वो तुरंत ही सिर्फ एक नाम लेती है, पापा मुझे दर्द हो रहा है, मम्मी मार रही है। वो अपने पापा की लाडली थी, और अगर उसको जरा भी खरोच आ जाए तो उसके पापा को जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो इस वक्त सारे रिलेटिव से बात करने के बीच में एकदम से खड़े हो गए थे और जल्दी जल्दी ऊपर आते हुए कहते हैं, क्या हंगामा मचा रहे हैं आप लोग, और ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मेरी बच्ची का कान है, दर्द हो रहा है उसका कान। तभी सुहाना जी अपना हाथ दिखा करके उनको रोकते हुए कहती हैं, आप ना ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं अब इसको। और देखिए, आज घर में शादी है, ये लड़की चैन से सो रही है, इसको नींद कैसे आ रही है? रात भर हम लोग काम कर रहे हैं और इनको कौन सी थकान हो रही है? अरे इस उम्र में कितना काम करते हैं बच्चे, जा करके देखो रिलेटिव्स को चाय पानी। और तुम एक बात बताओ, तुम्हारी दी की शादी है ना, आज तुम अगर सोने में निकाल दी तो फिर कल से उन्हें मिस करोगी, जाकर के उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये सुनकर त्रिशा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, उठ रही हूँ, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? और फिर वो उठते हुए कहती है, शादी दी की है, उठाया मुझे जा रहा है, शादी कैंसिल नहीं कर सकते थे, कल परसों करते थे, मेरी नींद खराब कर दी। और ये बोलकर वो जल्दी से अब बाथरूम के अंदर भाग गई थी। यहाँ पर सारे लोग जितने भी ड्रामा देख रहे थे वो अब धीरे धीरे करके कमरे से बाहर निकलने लगे थे। तो छोटे बच्चे जो कि त्रिशा के अपने कजन्स थे, वो भी इन सारे ड्रामा को देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे, और सब के सब इस वक्त वेट कर रहे थे कि त्रिशा दी कब उठेंगी और उनके साथ मस्ती करेंगी। क्योंकि त्रिशा भले ही अभी 19 साल की थी, मगर इसके बावजूद भी उसकी हरकतें बिल्कुल किसी 10 साल के बच्चों की तरह थी। हर जगह हंगामा मचाना, बच्चों की तरह हरकतें करना, और साथ ही आसपास के जितने भी बड़े लोग थे उन सब के नाक में दम करना। बच्चों की तो काफी अच्छी बनती थी उससे, जिस वजह से बच्चे भी बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब त्रिशा दी अपने कमरे से बाहर निकलेंगी। और फाइनली अब ऐसा ही होता है। त्रिशा जो अपने डेनिम शर्ट को पहने हुए, अंदर व्हाइट कलर का टैंक टॉप, नीचे लॉन्ग स्कर्ट, और अपने हाथ में प्यारा सा कंगन, उसके साथ ही अपने बालों का वो पूरी तरह से बन बना रखी थी, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े थे और उससे बिल्कुल भी संभले नहीं जाते थे। उसे तो चाहिए था कि वो हमेशा शॉर्ट हेयर रखे, मगर उसकी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट थी। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आते हुए कहती है, हाँ बताइए क्या काम है? आ गई त्रिशा मैडम। एक्चुअली नो, डॉक्टर त्रिशा मैडम। सारे आसपास के बच्चे उसको पूरी तरह से घेर लिए थे, और कोई उसका हाथ पकड़ता तो कोई उसके स्कर्ट को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए उसे अपनी तरफ दिखाता। त्रिशा सबको शांत करते हुए कहती है, ओके ओके, बदमाशी बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा काम कर ले। और मेरी मैच्योर दीदी कहाँ है?
वो मृदुल के बारे में पूछ रही थी, जो कि उसकी बड़ी बहन थी और आज ही उनकी शादी थी। इस वक्त मृदुल का नाम सुनते ही सारे बच्चे एक ही तरफ इशारा किए थे। कमरे के एक साइड में प्यारी सी जगह बनाई गई थी, जहाँ किसी को अगर बात करनी हो तो वो आराम से कर सकता है। और इस वक्त मृदुल किसी के साथ फोन पर थी। ये देख करके त्रिशा, जो कि अपनी इकाइविंग करते हुए कहती है, मैं जरा आती हूँ इन दोनों को छेड़ कर। और ये बोल करके वो जल्दी से भागती है उसी तरफ जहाँ इस वक्त मृदुल शांति से अकेले में बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर काफी ज्यादा टेंशन थी। त्रिशा धीरे से पीछे से एंटर करती है और फिर उसके कंधे पर टैप करते हुए कहती है, हेलो हेलो हेलो, किससे बातें हो रही हैं? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? और ये बात वो फोन के पास आकर बोल रही थी। अचानक ही मृदुल पीछे की तरफ घूमी थी, लेकिन इस वक्त वो इतना ज्यादा घबरा गई थी और इतना ज्यादा डर गई थी, जो कि त्रिशा का तो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो उसे इतना ज्यादा डरा दे। वो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, दी क्या हुआ, आप ठीक हो? मृदुल जो एकदम से हड़बड़ा कर फोन को अपने हाथों से काटती है, जो कि इस वक्त बुरी तरह से उसके हाथ कांप भी रहे थे। ये देख करके त्रिशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, आप वाकई ठीक हो ना? मैंने कुछ परेशान कर दिया क्या आपको? मृदुल को लेकर के त्रिशा हमेशा सीरियस हो जाया करती थी, क्योंकि मृदुल थी ही इतनी ज्यादा सेंसिटिव। त्रिशा जो उसको साइड से करते हुए कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बस सांसें क्यों ले रहे हो? हाँ, क्या हो गया? मृदुल जो अपने चेहरे को ना मिलाकर अपने आप को काम डाउन करते हुए और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस से भरते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। और तो ऐसे डरा क्यों दी मुझे? मैं तो बस बात कर रही थी। और देखो, मैं वो। तभी उसको बीच में ही रोक करके त्रिशा कहती है, आप मुझे एक्सप्लेन क्या कर रहे हो? बात कर रहे थे तो करो ना। और मैं कौन सा दादी को बताने वाली हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, करो करो करो। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगी थी, लेकिन फिर वो कुछ सोच करके पीछे मुड़ते हुए कहती है, अच्छा वैसे मृदुल दी, अब बात कर किससे रहे थे जो कि मेरे आने से इतना ज्यादा घबरा गए? जीजू ही थे ना? तभी मृदुल जो उसकी तरफ घूम कर कहती है, हाँ हाँ, और कौन होगा वो? तुम ना किसी को बताना नहीं प्लीज। यह सुनकर त्रिशा कहती है, आप बुद्धू हो क्या? मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? वैसे भी आज उन्हीं से तो पैसा लूटना है मुझे। उनके और आपके बीच में मैं आकर के अपना नुकसान थोड़ी ना करवाऊंगी। करो करो, लगे रहो। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ भाग गई थी और साथ ही दरवाजे को भी बड़े आहिस्ता से बंद कर देती है। मृदुल जो फोन को साइड में रखती है और धड़ाम से काउच पर बैठ करके अपने दिल को थामते हुए कहती है, हे भगवान, आज तो मरते मरते बच गई। लेकिन ये झूठ मैं ज्यादा दिन तक तो नहीं चला पाऊंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये समझ क्यों नहीं रहा है, क्या करूं मैं? वहीं दूसरी तरफ त्रिशा जो कि बच्चों के साथ अब हंगामा मचाना शुरू कर दी थी और आकर के फाइनली थोड़ी देर बाद वो खेल कूद करके काउच पर बैठती है, जहां हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। वहीं उसकी बुआ जी त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, अब तो मृदुल की भी शादी हो रही है, इसका भी नंबर आने ही वाला होगा, है ना? ये सुनकर त्रिशा कहती है, अभी 5 साल मुझे लगेंगे MBBS में, उसके बाद 2 साल MS, और उसके बाद से मुझे बढ़िया से किसी हॉस्पिटल में, इंडिया तो नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया जाकर के लोगों का इलाज करूंगी, क्योंकि इंडिया में ना पैसे बड़े कम मिलते हैं, और जहाँ पैसे ना मिले वहां त्रिशा हो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी बातों को सुनकर उसकी मासी बगल से उसको टैप करते हुए कहती है, सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता, रिश्ता जरूरी होता है जिंदगी में, और वो तो तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। देखो मृदुल को, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है और कितना ज्यादा सेंसिटिव है। सही वक्त पर शादी कर ली उसने, वो भी बिना माँ बाप के खिलाफ गए। यही होती है संस्कारी लड़कियों की पहचान, समझ रही हो ना? त्रिशा ये सुनकर अपना नाक सिकोड़ते हुए कहती है, वो मृदुल दी है और मैं त्रिशा हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। वो दुनिया के हिसाब से चलती होंगी, लेकिन त्रिशा के हिसाब से दुनिया चलती है। आप मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करेगा, समझी? और ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी। तभी उसकी माँ उसको घूरते हुए कहती है, बैठो और तरीके से बात करो, सारे लोग बड़े हैं तुमसे यहाँ पर। त्रिशा जो मुंह बनाकर अपने पाथी को मार करके आराम से काउच पर अपने दोनों पैरों को उठाकर बैठ गई थी और फिर सबको देखते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, मेरा लहजा थोड़ा खराब है, आई नो, पर मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, ये बात तो सब लोग जानते हैं ना। उसको अपनी तारीफ करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो जब भी लोगों से बात करती थी हमेशा वो सेल्फ सेंटर्ड ही रहती थी। उसको लगता था कि यहाँ आसपास जितने लोगों के मुंह से अगर एक शब्द भी निकल रहा है तो वो त्रिशा से ही कनेक्ट करता है। सारे लोग अब चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। हाँ, सबको पता था कि त्रिशा की जबान थोड़ी सी तीखी है, मगर सबको ये भी पता था कि वो दिल से वाकई ही बहुत प्यारी है
और अगर वाकई किसी को जरूरत पड़े तो त्रिशा हमेशा मदद करने के लिए आगे रहा करती थी। और उसके इसी नेचर की वजह से सब उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, थोड़ी बहुत टॉन्टिंग और डांट तो उसको हमेशा पड़ती रहती थी, मगर ये सब तो त्रिशा की आदत लग चुकी थी। वो बचपन से छोटी होने की वजह से सबकी डांट को सह सह करके बड़ी हुई थी। उसे प्यार तो सिर्फ उसके पा करते थे, वरना उसकी मम्मी और उसकी दादी हमेशा उसे मृदुल के साथ ही कंपेयर किया करती थी कि मृदुल इतनी अच्छी है और तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। बाहर घर को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा था और साथ ही मंडप, जो कि इस घर के ठीक बाहर के गार्डन में था, जो कि इस वक्त फूलों से पूरी तरह से अब सज चुका था। धीरे धीरे अब दोपहर का समय होता है। सारे लोग साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे। वहीं मृदुल जो एक कमरे में थी और उसका कोई अता ही पता नहीं लग रहा था, जिससे सारे लोग मृदुल के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी बुआ जी खड़े होते हुए कहती है, मैं जरा मिलकर आती हूँ उससे, पता नहीं आज क्यों इतना परेशान है। सुहाना, तुम गई उसके पास? सुहाना अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, मैं तो यहीं पर बिजी हूँ दीदी, आप जा करके देख लीजिए, हो सकता हो बेचारी परेशान हो किसी बात से। और सुनिए, त्रिशा को लेकर जाइएगा। बाहर इस वक्त त्रिशा, जो कि डेकोरेशन में मदद करवा रही थी, वो मदद नहीं करवा रही थी, बस आसपास के जितने भी वर्कर्स थे उन्हें कमांड दे रही थी। आप ठीक से नहीं लगा रहे हैं, उसे ठीक करिए, सुंदर नहीं लग रहा है वो। और वहां पर गोल्डन चाहिए मुझे। अरे नहीं, वो पिंक हटाइए, पिंक तो बोरिंग हो गया, सब लोग लगाते हैं। तभी उसकी बुआ उसको चिल्लाते हुए कहती है, त्रिशा अंदर आओ बेटा, मृदुल के पास चलना है। त्रिशा जल्दी से भाग करके अंदर की तरफ आई थी और अपनी बुआ के साथ अब मृदुल के सामने जाकर के बैठ चुकी थी, जहां इस वक्त मृदुल शांति से बस चुपचाप अपने बेड पर बैठे कुछ सोचे जा रही थी और अपने नाखूनों को ही देखे जा रही थी। उसकी बुआ जी धीरे से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? त्रिशा जो हंसते हुए कहती है, तबीयत तो ठीक ही होगी, हाँ वो बात अलग है कि अंदर से घबराहट हो रही होगी, है ना? क्योंकि वहां पर तो इनकी कोई तारीफ नहीं करेगा, यहाँ पर तो तारीफ की आदत पड़ गई इनको, है ना? और वैसे भी मेरी याद आएगी आपको, मैं समझ रही हूँ दीदी। लेकिन ये सारी बातों को सुनने के बाद भी मृदुल का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला था, अभी भी वो बिल्कुल शांत ही थी। उसकी बुआ जो देख करके उसको परेशान हो रही थी और साथ ही त्रिशा को घूरते हुए कहती हैं, 1 मिनट त्रिशा, शांत रहो, मुझे बात करने दो। मृदुल, कोई बात है बेटा? कुछ बात तुम्हें परेशान करे तो हम ही बताओ, हम सब हैं तो तुम्हारे साथ। मृदुल जो जोर से अपनी बुआ को हक करती है और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, मुझे अकेले रहना है, मुझे इस वक्त कोई नहीं चाहिए अपने साथ, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी बुआ जो उसको बहुत मानती थी, और सिर्फ उसकी बुआ ही नहीं बल्कि उसकी माँ से भी। लेकिन इस वक्त जब मृदुल ने खुद ही कह दिया था कि उसे अकेले रहना है, तो फिर उसकी बुआ ज्यादा परेशान नहीं करती और त्रिशा से कहती है, चलो आ जाओ, उसको अकेले रहना है तो थोड़ा देर रहने दो, हो सकता हो कि उसे अकेले रह करके थोड़ा बेहतर महसूस हो। लेकिन त्रिशा ऐसा कैसे कर सकती थी, वो उसकी सगी बहन थी, उसके कहने पर छोड़कर थोड़ी न जाने वाली थी त्रिशा। वो धीरे से कहती है, हाँ आप चलिए, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से अपनी ठीक बहन के बगल में बैठते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और जीजू ने कुछ बोला है क्या? देखो अगर कुछ भी बोला होगा ना, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। वैसे भी तुम्हारे साथ ना मुझे उनका बिहेवियर ठीक नहीं लगता, कैसे बात करते थे आकर के, कोई बात अगर बोली तो मुझे बता दो। ये सारी बातों को सुनकर मृदुल जो प्यार से त्रिशा के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, एक बात बताना तू, अगर ऐसा हो कि मुझे कुछ हो जाए तो तू मेरी जगह। लेकिन तभी बाहर से कोई आवाज लगाता है, त्रिशा बाहर आओ, तुमसे काम है, बुला रही है दादी तुम्हें। त्रिशा जो एक बार मृदुल की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, क्या कह रही हो, तुम्हें क्या होगा? हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम प्लीज बता दो, मुझे घबराहट। लेकिन तभी बाहर से फिर से आवाज आती है, त्रिशा एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? त्रिशा एकदम से पागल हो रही थी। अब शादी का माहौल था, इस तरह का तो माहौल बनना ही था, जिसकी वजह से वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, 1 मिनट सांस मत लेने दो ये लोग त्रिशा को, जान से मार दो मुझे। और फिर वो प्यार से मृदुल के फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, मैं आती हूँ, और जो भी तुम्हें कहना है ना, मैं बस 5 मिनट में आई, तुम उसके बाद कहना, ठीक है? मैं देख कर आती हूँ बाहर क्या तमाशा हो रहा है। और वो जल्दी से बाहर आकर कहती है, क्या हो गया बाबा? उनकी दादी की थोड़ी तबीयत बिगड़ रही थी
अब त्रिशा खुद को तो डॉक्टर त्रिशा ही बुलाती थी, जिसकी वजह से अब इस पूरे घर को जितने भी लोगों अब इस पूरे घर में जितने भी लोगों को कोई प्रॉब्लम होती, तुरंत ही त्रिशा त्रिशा चिल्लाना शुरू कर देते। उनकी दादी के बैक में इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। त्रिशा जो जा करके उनके सामने खड़े होते हुए कहती है, क्या हो गया अब, और मुझे लगातार बुला क्यों रहे थे? सुहाना जी कहती है, देखो ना अपने दादी को, उनके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और बेचारी कुछ खा भी नहीं पा रही है। यह सुनकर वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं हर चीजों का इलाज नहीं जानती हूँ, और वैसे भी ये तो बेसिक चीज है, पक्का गैस चढ़ गया होगा वहां पर। एक काम करिए, आप इन्हें एसी लॉक दे दीजिए अभी के लिए, या फिर डाइजीन दे दीजिए। और सुनो, आप ना ज्यादा छोले भटूरे मत चापो, दादी की तरह रहो। और ये बोल करके वो उनके गालों को खींचते हुए कहती है, अब मैं चाहती हूँ, और सुनो, मैं मृदुल दीदी के पास जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो जल्दी से फिर से भाग गई थी, लेकिन अब जब वो कमरे में आई थी तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मृदुल आराम से इस वक्त बैठ करके अपने फोन में कोई गेम खेल रही थी। ये देख करके उसका फोन पहले तो त्रिशा अपने हाथ से छीनती और फिर उसे साइड में फेंक करके उसके सामने आकर बैठते हुए पूछती है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, और क्या बोल रही थी तू? तुझे कुछ हो गया तो मैं? हाँ। तभी मृदुल हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तो इतना सीरियस क्यों हो गई? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज कैसे रिएक्ट करूं, इतने लोग हैं, सबके सामने अजीब सा लग रहा है यार। यह सुनकर त्रिशा कहती है, तू तो मेरी जान निकाल देगी ऐसे। देख, तुझे पता है ना, मैं तुझे लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हूँ डूड, और तेरे मुंह से ना ये सारी बातें मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। तुझे कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझी? मृदुल जो उसको इतना ज्यादा अपने लिए इमोशनल होता देखकर कहती है, हट पगली, मुझे क्या हो रहा है, मैं तो अभी बहुत दिन तक जीने वाली हूँ, इतनी अच्छी, और इतने लोगों का आशीर्वाद भी तो है ना मेरे साथ, इस वजह से। तेरी तरह थोड़ी ना कि हर इंसान से पंगे लेते फिरो। ये सुनकर के त्रिशा कहती है, क्या बात है, बहन की स्लैंग सीख रही हो, संभल कर यहाँ जीजू के पास जाना है, वो सुधार देंगे तुम्हें मार मार के। ये सुनकर मृदुल जो कुछ सोचते हुए कहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वैसा कुछ नहीं करेंगे। त्रिशा जो अब जाकर के सुकून महसूस की थी और वो उसको साइड से करते हुए कहती है, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मृदुल जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं पागल, आज कुछ नहीं खा सकते, आज मेरा व्रत है, जब तक शादी की पूरी रस्म नहीं हो जाती मेरे मुंह में अन्न का एक दाना नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, ओए ये सारी रस्म ना पुरानी हो गई, ओल्ड, और मैं चोरी से लेकर आऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये बोलकर वो फिर से बाहर की तरफ भाग गई थी। मृदुल जो उसको इतना ज्यादा खुश देख रही थी, लेकिन फिर खुद से कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत, मगर अब जो भी होगा प्लीज तू संभाल लेना त्रिशा। शाम का वक्त, इस वक्त सारे लोग जो कि अपने अपनी तैयारी में लग चुके थे, लेकिन त्रिशा जो कि अपनी बहन के साथ ही थी और लगातार आसपास के ब्यूटिशियन को कमांड दे रही थी, ऐसे ही नहीं, यहाँ पर गोल्डन शेड लगाओ, मुझे गोल्डन पसंद है। दी गोल्डन सही लगेगा ना? वो अपनी तैयारी तो बिल्कुल ही भूल चुकी थी। जहाँ सब लोग खुद को तैयार करने में लगे हुए थे, वहीं त्रिशा सिर्फ अपनी बहन के पास खड़ी थी। मृदुल उसको समझाती भी है, तू जा, खुद जा करके तैयार हो जाना, मैं तो यहाँ पर कर लूंगी हैंडल, और ये लोग हैं ना, ये लोग प्रोफेशनल है यार। इस बात पर भी त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर वहीं ठीक वॉल के पास टिक कर खड़े होते हुए कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? नहीं छोड़ रही, पूरी तरह से आपको दुल्हन बनाकर ही यहाँ से निकलूंगी मैं। लेकिन मृदुल जो थोड़ा निराश होते हुए कहती है, प्लीज ना त्रिशा, तू जाकर तैयार हो जा, और तुझे तो वो फेवरेट वाला लहंगा भी पहनना ना, तो कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी उसके लिए। त्रिशा को लहंगे से अलग ही प्यार था बचपन से ही। लहंगा देख करके तो वो इतना ज्यादा फिदा हो जाती थी कि हर बार उसे शॉपिंग पर एक न्यू लहंगा लेना ही होता था। और जैसे ही मृदुल ने लहंगे का जिक्र किया था, वो एकदम से कहती है, अरे हाँ, मुझे तो अपना वो बीच कलर वाला लहंगा भी पहनना है, जो कि मेरे ऊपर बहुत ही प्रिटी लगता है ना। लेकिन वो वाइन रेड वाला लहंगा पहन लेगी क्या? तुझ पर वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, और तेरे फेयर कलर पर उफ, कयामत लगेगी बाय गॉड। मृदुल के कहने पर त्रिशा कहती है, पागल हो गई है क्या? तूने रेड कलर पहन रखा है, मैं रेड वाइन पहनूंगी, ज्यादा डार्क नहीं हो जाए? दुल्हन तू है, सब लोग का फोकस मुझ पर चला गया तो नो वे, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन मृदुल जो उसका हाथ थामते हुए कहती है, तू पहन ना त्रिशा प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी बहन भी बिल्कुल मेरी तरह तैयार हो तो। और तू ज्यादा मेकअप थोड़ी ना करेगी, बस हल्का फुल्का, लेकिन तू प्लीज हाँ वो रेड वाइन वाला ही लहंगा पहनना। और ये बोलते बोलते उसका चेहरा जो कि थोड़ा थोड़ा अब स्ट्रिक्ट होने लगा था।
और शायद वो किसी गहरी सोच में डूब रही थी। और फिर वो अपना हाथ धीरे से हटाते हुए कहती है, लेकिन तेरी मर्जी यार, तू जो पहनना चाहे वही पहन, मैं तुझे ऐसे फोर्स नहीं करना चाहती। लेकिन अब त्रिशा ने इतनी प्यारी आवाज सुन ली थी अपनी मृदुल दी की, और उसकी बातों को वो कभी टालती थोड़ी न थी। वो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाकर कहती है, जो हुक्म मेरी सरकार, आपने बोला, मैं वही लहंगा पहनकर थोड़ी देर में आती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वो जल्दी से वहां से चली गई थी, लेकिन जाते जाते भी आस पास की ब्यूटिशियन से कहती है, मेरी ईद एकदम पटाखा लगनी चाहिए, तुम लोग की जिम्मेदारी है। और ये बोलकर वो वहां से निकल गई थी और अपने रूम में जाती है, जहां इस वक्त उसके लिए रेड वाइन कलर का लहंगा पहले से कोई बाहर निकाल कर रखा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान तो हुई थी, लेकिन फिर खुद से कहती है, ये माँ भी ना कितना ख्याल रखती है मेरा, शादी दी की है और फिर भी मेरे लिए लहंगा पहले से निकाल कर रख दिया। आई लव यू मम्मा। और फिर वो बाथरूम की तरफ चली गई थी नहाने के लिए। शावर लेकर वो बाहर आती और फिर उस लहंगे को वो पहन करके अब तैयार होने लगी थी। उसका दुपट्टा उसने बस यूं ही रैंडमली पकड़ा हुआ था और फिर उसे शोल्डर पर लगा करके बालों को बस यूं ही कॉम करके बाहर जैसे ही अपने कमरे के निकली थी, सारे लोग उसकी तरफ देखकर एकदम से हैरान थे। अभी तक तो उसने अपने मुंह पर सिर्फ नॉर्मल सा फेस क्रीम यूज किया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस वो यूं ही अपने दी के कमरे में जा रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, ये क्या पहन लिया तूने, और ये लहंगा किसने कहा था पहनने के लिए? दी की शादी है, तेरी नहीं, तू इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? ये सुन करके त्रिशा पहले अपना हाथ छुड़ाती और फिर अपनी माँ को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए कहती है, आपने ही तो निकाला ना ये वाला लहंगा मेरे लिए, और वैसे भी दी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उनकी बात को मैं टालूंगी नहीं, और आज तो उनकी शादी होने वाली है, तो नो वे। और ये बोलकर वो बिना अपनी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए अपनी दी के कमरे में चली जाती है। और जैसे ही वो मृदुल के सामने जाकर खड़ी हुई थी, आसपास के सारे स्टाफ इस वक्त अपने काम को छोड़ करके त्रिशा को ही देखने लगी थी कि ये लड़की नेचुरली कितनी प्यारी लगती है, इसे तो ज्यादा मेकअप की भी जरूरत नहीं है, और ये कलर उस पर कितना ज्यादा खिल रहा था। मृदुल तो तुरंत ही खड़ी हुई थी और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने चेहरे को इधर उधर उसके घुमाना शुरू कर दी थी। ये देख करके त्रिशा उसको रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो, क्या मेरे ऊपर कोई झाड़ फूक कर रही हो? उसका गाल खींचते हुए मृदुल धीरे से कहती है, नहीं पगली, मैं तो तेरी नजर उतार रही थी, कितनी प्यारी लग रही है तू। और फिर वो प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, तू वहां बैठ जा, मेरा तो मेकअप हो गया, मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब तेरी बारी। लेकिन त्रिशा ये देखकर कहती है, ऐसे कैसे, अभी तो बहुत सारी तैयारी बाकी है, तुम्हारे ऊपर आज पूरा काम करवाऊंगी मैं, इतना डेंटिंग पेंटिंग कराऊंगी ना तुम्हारी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम वही चुड़ैल मृदुल हो। उसकी बातों को सुनकर स्टाफ भी हल्का हल्का हंसने लगी थी। मृदुल का मेकअप थोड़ी देर में अब कंप्लीट हो जाते और फिर अब त्रिशा को मेन चेयर पर बैठा दिया गया था। वो इस वक्त शीशे के सामने बैठी हुई थी और उसे तैयार किया जा रहा था। उसे मेकअप करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती थी। लेकिन अपनी दी के कहने पर उसे थोड़ा बहुत तैयार तो होना ही पड़ता। अब उसके जैसे ही प्यारे प्यारे लिप्स पर डार्क शेड लगाया जा रहा था, वो एकदम से अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस स्टाफ को रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे इतना डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना प्लीज। लेकिन तभी मृदुल कहती है, हम दोनों सेम ही लिपस्टिक यूज करते थे ना हमेशा से, तो आज हम दोनों अलग शेड क्यों लगाएंगे? प्लीज वही वाली लिपस्टिक लगाओ ना तुम भी जो मैंने लगाया है, सेम सेम। ये सुनकर वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या करूं मैं तेरा दी, शादी नहीं होती ना तो तेरी कोई बात नहीं मानती मैं, तुम्हें तो पता है ना मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, लो लगाओ मेरे ऊपर, जितना पोतना है पोत लो। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और जब 5 से 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली थी तो वाकई वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो खुद को देखकर एकदम से शर्मा जाती है। तभी मृदुल आकर के उसके ठीक पीछे खड़ी होती है और उसके दुपट्टे को उसके सर पर लगाती है और फिर धीरे धीरे उसके दुपट्टे को उसके चेहरे पर लगा चुकी थी, जिससे उसका चेहरा आधे तरीके से तो ढक ही चुका था। जैसे ही ये करते हुए त्रिशा ने मृदुल को देखा था, वो हल्का सा अपने चेहरे को उस दुपट्टे से बाहर निकाल कर पूछती है, ये क्या कर रहे हो, दुल्हन बनाने का इरादा है क्या मुझे? अभी इसका तो कोई प्लान नहीं है मेरा। तभी मृदुल उसके चिन को धीरे से पकड़ते हुए कहती है, अगर तू दुल्हन बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी ना, बहुत खूबसूरत लगती है तो। वाकई मुझे तो ना थोड़े से कंफ्यूजन हो रही है, शादी मेरी है या फिर तेरी? सुन करके त्रिशा खड़ी हो गई थी और मृदुल को साइड से हक करते हुए उसकी गालों पर अभी किस करने वाली होती है, लेकिन तब तक वो अपने हाथों को लगा दी थी कि त्रिशा के लिपस्टिक उसके गालों पर ना लगे। अब तो कमरे में महिमा देवी और साथ ही सुहाना जी भी आ चुकी थी और उसके साथ ही इस वक्त त्रिशा की बुआ और मासी भी वहीं पर खड़ी थी।
सारे लोग जो कि उन दोनों की नजरें उतार रहे थे। तभी उनकी बुआ जो प्यार से तृषा की तरफ देखकर कहती है, हाँ माना कि मिर्ची जैसी जुबान जरूर है इसकी, मगर लगती बड़ी प्यारी है। अगर मेरी जान में कोई लड़का होता ना तो मैं तो साथ में निपटा देती दोनों को। यह सुनकर सुहाना जी कहती है, नहीं नहीं, हमारे घर की रोशनी है ये, अगर ये चली जाएगी तो किसी का दिल ही नहीं लगेगा। यह सुनकर तृषा कहती है, नहीं जा रही है आपकी ये बेटी, और ना आपके सर से जाने वाली है। अभी तो बोझ बनकर आपके सर पर तांडव करने का मेरा बड़ा मन है। उसकी बातों को सुनकर अब सब हंसने लगे थे, बस मृदुल ही थोड़ा सा सीरियस लग रही थी सबको। और वैसे भी लगती क्यों ना, उसकी शादी थी आज, थोड़ी बहुत तो उसे अंदर से बेचैनी महसूस हो ही रही थी। तभी सारे लोग जो कि अब बाहर की तरफ निकलने लगे थे, क्योंकि अब गेस्ट आने लगे थे। सुहाना जी प्यार से तृषा से कहती हैं, तुम एक काम करो, इसके साथ ही रहना, ठीक है, और इसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते वरना नजर लग जाती है। तभी मृदुल कहती है, हाँ बिल्कुल, तृषा को अकेले नहीं छोड़ूंगी मैं। और ये बोलकर उसने तृषा की कलाई को पकड़ लिया था। स्टाफ ने भर भर के उसको चूड़ियां पहना रखी थी, जो कि बिल्कुल इस वक्त मृदुल के चूड़ियों से मैच कर रही थी। दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे थे, बस लहंगे का कलर में थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा था, वो भी अगर कोई ध्यान से देखता तभी। यूं ही थोड़ा देर बातें करते करते तृषा जो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, आपको पता है, जब आपके लिए खाना लेने के लिए सोचा कि कुछ ढूंढो, मुझे फिर से कोई काम पकड़ा दिया गया, और उसके बाद अब मेरे पेटों में भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ, सुबह से शायद मैंने चाय भी नहीं पिया ठीक से, है ना। मृदुल जो कहती है, बस थोड़ा देर और, ये शादी का कार्यक्रम हो जाए उसके बाद से खा लेना तुम। ये सुन करके तृषा कहती है, शादी आपकी है, मैं क्यों भूखी रहूं, मैं तो जा रही हूँ बाहर। लेकिन तभी जोर से मृदुल उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सुन ना तृषा, मुझे लगता है ना कि मुझे वॉशरूम जाना है, तू जा लेकर आ कुछ खाने के लिए, तब तक मैं आती हूँ वॉशरूम से। जैसे ही उसने इतना बोला था, तृषा सुनकर कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं अपने कमरे से फ़ोन लेने जा रही हूँ, उसके बाद आती हूँ कमरे में, और फिर देखती हूँ किसी बच्चे से मंगा लूँगी कुछ खाने के लिए। अब इतनी तैयार होकर बाहर निकल गई तो फिर मेरे कपड़े का लुक खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के साथ ही बाहर जाऊँ। ये सुनकर मृदुल खुश होते हुए कहती है, चलो ये भी अच्छा है। वो एक तरफ बाथरूम की तरफ गई थी और वहीं तृषा जो कि अपने कमरे में चली जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। अब लगभग बारात के आने का वक्त भी हो गया था और उसके फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आ रखे थे, जिसे देख करके वो परेशान होते हुए कहती है, अब किसका फ़ोन आ रहा है मुझे, ये किसका नंबर है, ओह गॉड, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। ये दी की शादी का भी माहौल कितना ज्यादा डेंजरस हो गया मेरे लिए, सर दर्द हो रहा है मेरा। और फिर वो उसी सारे नंबर को चेक कर रही थी जिससे जिससे उसके फोन पर कॉल आया हुआ था, और साथ ही कुछ मैसेजेस भी। तभी वो अपने फोटो खींचने में व्यस्त हो जाती है और कमरे में आकर के वो 2-3 पोज देते हुए कहती है, आ गई क्या तो मृदुल दी, आओ ना साथ में फोटोज लेते हैं। बताओ, आपके साथ भी फोटो ही नहीं लिया मैंने। सुन रही हो, कहाँ गई, आओ जल्दी। लेकिन 5 मिनट बाद भी उसके कानों में कोई आवाज नहीं गई थी मृदुल की। ये देख करके वो हैरान होते हुए कहती है, कहाँ गई यार, बाथरूम में। लेकिन बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ था। जैसे उसने दरवाजे को खोल कर देखा और ये देख करके तृषा का चेहरा एकदम से बदल गया। वो थोड़ा सा डर भी गई, लेकिन साथ ही वो अपने दिल को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मृदुल दी, दीदू कहाँ हो आप। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी पूरे कमरे में इधर उधर अपनी दी को ढूंढना शुरू कर दी थी। और साथ ही वो जैसे अभी विंडो से नीचे की तरफ देखती तो उसे बहुत सारे आए हुए गेस्ट नजर आ रहे थे, जिससे वो तुरंत ही विंडो का दरवाजा बंद करती और फिर जल्दी जल्दी कमरे में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दी थी अपनी दी को। लेकिन उसे कहीं पर भी मृदुल नजर ही नहीं आती। वो पूरे कमरे को छान मारी थी और उसके बाद से गैलरी में जितने भी कमरे थे उसमें हर कमरे में जा करके वो चेक कर रही थी। आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि अब पूरा कमरा खाली हो चुका था, और साथ ही पूरा घर, क्योंकि सारे लोग अब बाहर थे। आए हुए गेस्ट के साथ वो लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग अब नाश्ता पानी करना शुरू कर दिए थे। अब तृषा के दिल की असली घबराहट शुरू होती है जब पूरी गैलरी में चेक करने के बाद भी उसे मृदुल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। वो एकदम से अपना सर पकड़ते हुए कहती है, आखिर दी कहाँ गई, कहाँ चली गई दी, मम्मी को कैसे बताऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लगातार अपने हाथ पैरों को शांत करने की कोशिश करी थी, जो कि एकदम से ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे।
और उसका दिल बहुत ही ज़्यादा नाजुक था। वो भले ही दिखाती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, मगर इस वक्त उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। जैसे ही उसका रेलिंग पर हाथ गया था और वो एकदम से अपने सर को पकड़ करके अभी अपनी आंखें बंद ही कर पाती, तब तक उसकी मासी भाग करके उसके पास आते हुए कहती है, त्रिशा क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? त्रिशा अपनी मौसी को पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगाती और फिर रोते हुए कहती है, दीदी दीदी नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, मैं फोन लेने गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं? उसकी माँ से जो कि हल्का मुस्कुरा कर कहती है, क्या बोल रही हो त्रिशा, मृदुल अपने कमरे में ही होगी और इतना क्यों सेंटी हो रही हो? माना कि उसकी शादी हो रही है, मगर देखो ना, हम लोग का परिवार और उन लोग के परिवार के घर में ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तुम जब चाहोगे मिलाओगे उनसे। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मृदुल दी सच में नहीं मिल रही है मासी, आप ढूंढो ना उन्हें, प्लीज ढूंढ दो, मुझे नहीं मिल रही। जैसे ही अब सीरियस होकर के त्रिशा ने फिर से ये बोला था, उसकी मासी का भी चेहरा जिसका रंग एकदम से उतरना शुरू हो गया था और वो अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं नहीं हाँ, तुमने ज्यादा सोच रही हो, मैं देख कर आती हूँ बेटा। हाँ, और अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी तुम। त्रिशा के रिलेटिव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि उनका परिवार था बिल्कुल वैसे उसके रिलेटिव थे। सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। जैसे उसकी मासी आसपास देखती है, माधुरी जी को कुछ भी नजर नहीं आया था और वो बार बार एक ही नाम चिल्लाए जा रही थी, मृदुल मृदुल बच्चे कहाँ हो तुम? बेटा कहाँ चली गई? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। लेकिन तब तक त्रिशा भी आ चुकी थी और पीछे से उनको पकड़ते हुए कहती है, देखो ना मासी नहीं मिल रही है दीदू, अब क्या करें? माधुरी जी जो कि घबरा कर त्रिशा की तरफ देखकर कहती हैं, मैं एक काम करती हूँ, मैं दी को बताकर आती हूँ ये बात। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, नहीं मम्मा को कुछ मत बताना, उनका बीपी लो हो जाएगा, वो बहुत घबरा जाएंगी, कुछ और करना पड़ेगा। अब पापा को बताते हैं, पापा बहुत दिमागदार हैं, वो जरूर कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन यह सुन करके माधुरी जी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती हैं, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर हाई रहता है बेटा, उन्हें कुछ बताया तो वो हाइपर टेंशन में चले जाएंगे और उनको दिक्कत हो जाएगी। अब त्रिशा जो कि एकदम से अपने बगल में रखे काउच पर बैठ चुकी थी और फिर अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? दी का फोन करती हूँ उनको। और वह जल्दी से अपना फोन पकड़ती और लगातार अपनी दी को कॉल्स पे कॉल्स करते जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। बार बार फोन में यही बताया जा रहा था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। ये सुनकर के त्रिशा जो फोन को जोर से पटकते हुए कहती है, बारात आने वाली है ना? माधुरी जी जो कि परेशान होकर उसके बगल में बैठते हुए कहती हैं, वही तो, बारात आने वाली है, क्या जवाब देंगे सबको? 12-1300 लोग बाहर खड़े हैं, आने वाले हैं कुछ लोग, सबके सामने कितनी इंसल्ट हो जाएगी। और फिर जीजा जी की भी तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे कर सकती है अमृदुल? लेकिन त्रिशा अभी भी अपने दी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती थी और वो खड़े होते हुए कहती है, मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं तो प्रिपरेशन करने के लिए बाहर थी। क्या वाकई दी इस शादी से खुश थी? क्या उनसे पूछा गया था इस शादी को लेकर? क्या वो राजी थी या फिर उनके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी? ये सुन करके माधुरी जी कहती हैं, बेटा उस वक्त तो मैं भी यहाँ पर नहीं थी, मुझे नहीं पता। हाँ, बस दी को मृदुल की शादी की बड़ी चिंता होती है, तुम्हें तो पता है ना वो मांगलिक है। और फाइनली एक जाके परिवार मिला जो कि कुंडलियों पर भरोसा नहीं करता था, तो बस मुझे लगता है कि दी को उसके लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता दिखा नहीं होगा और उन्होंने शादी के लिए। ये सुनकर के त्रिशा एकदम से अपना सर पकड़ करके अपनी आंसू को पोंछते हुए कहती है, ये क्या हो गया मेरी दी के साथ? ये क्या बात हुई? वो मांग ले के तो क्या उनकी शादी किसी से भी करा दी जाएगी? अगर उनकी चाहत नहीं थी तो फिर उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या करेंगे? अब हो गया सब कुछ ठीक? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। और तब तक सुहाना जी भी अंदर की तरफ ही आ रही थी। जैसे ही माधुरी जी को ये अंदाजा लगा था कि सुहाना जी अंदर की तरफ आ रही हैं, आवाज लगाते हुए त्रिशा त्रिशा, वो तुरंत ही त्रिशा से कहती है, तुम जाकर के बाहर ही उनको संभालो, हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। पर ऐसा कैसे हो सकता था? अभी अगर सुहाना जी को ये बात नहीं पता चलती तो कब पता चलती? अंदर जैसे ही वो अभी दरवाजे की खोल कर आई ही थी, तुरंत ही त्रिशा उनको जोर से आकर करते हुए कहती है, मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो?
उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर वो उन्हें हक क्यों की, लेकिन वाकई उसे ज़रूरत थी इस वक्त अपनी माँ की, जो कि ज़ोर से उन्हें हक करके बोले कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, न मुझे न तुम्हारे पापा को। त्रिशा को यूं इस तरह अपने आप को गले लगाता देख करके वो उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, ये क्या तरीका है, तुम्हारी विदाई हो रही है क्या? कहाँ है मृदुल? उससे मिलना है मुझे, बहुत सारी बातें भी करनी थी, मगर उसके लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। कहाँ है मेरी बच्ची? मृदुल वॉशरूम गई है क्या? माधुरी जी कहती है, हाँ हाँ दीदी, वो अभी ना वॉशरूम गई है, थोड़ी देर में आएगी तो फिर मैं आपको बुला लूंगी, आप बाहर जाकर देखिए ना, गेस्ट आए हुए हैं। यह सुनकर सुहाना जी कहती है, क्या बातें कर रही हो, मैं यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ, और मेरा तो पूरा पैर दर्द हो रहा है, अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। लेकिन तुरंत ही त्रिशांत से कहती है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए ना, यहाँ क्यों बैठना है? यह सुनकर के सुहाना जी को थोड़ा अजीब लगा था, आखिर वो क्यों नहीं बैठ सकती मृदुल के कमरे में। वो अपनी आंखें बड़ी करके उससे पूछती हैं, क्या बात है त्रिशा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? और क्या मृदुल ने ऐसा बोला है, वो मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब तो उसके आंखों में आंसू गिरने लगे थे, और साथ ही इस वक्त माधुरी जी भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रही थी, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन सुहाना जी इस माहौल को समझते हुए कहती है, क्या बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, मृदुल कहाँ है ना वो यहाँ पर? तभी त्रिशा जो कहती है, माँ, पापा को जब पता चलेगा तो क्या होगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे ना, आप परेशान मत होना, ठीक है, मैं कुछ कर लूंगी, कुछ हैंडल हम लोग कर लेंगे सब कुछ। सुहाना जी जो कि एकदम से अचानक खड़ी होती है और फिर त्रिशा की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए कहती है, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मृदुल कहाँ है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि त्रिशा की आंखों के आंसू अब बहुत ज्यादा रुक नहीं पाए थे, और उसके गाल जो कि पूरी तरह से उसके आंसुओं से भर चुके थे। तभी माधुरी जी भी संभालते हुए अपनी बहन को उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तुम ना कमजोर नहीं पड़ना दी, तुम्हें पता है वो हो जाता है बच्चों से गलती, तुम संभाल लो ना खुद को। अभी ये बात अगर जीजा जी को पता चली तो वैसे उनकी तबीयत बिगड़ जानी है, तुम खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना। हाँ। लेकिन सब कुछ अब समझ में आ चुका था सुहाना जी को, और वो अपने सर को पकड़ कर एकदम से चकरा गई थी, जैसे कि अब उनका शरीर उनके काबू में ही ना रहा हो। त्रिशा उनको संभालते हुए वहीं दूसरी तरफ से माधुरी जी, और दोनों ले आकर के उन्हें बेड पर बिठाए थे। तभी त्रिशा धीरे से उनके पैरों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, माँ, क्या आपने दी के साथ कोई जबरदस्ती की थी? वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो बहुत अच्छी थी ना, ये गलती अगर मैं करती तो मुझे समझ में आता, क्योंकि मैं बिगड़ैल थी, मगर वो तो बहुत प्यारी थी, उन्होंने जरूर किसी मजबूरी में आकर ये सब कुछ किया होगा, आई नो माई दीदू। लेकिन अब सुहाना जी को कुछ भी नहीं सुनना था मृदुल के बारे में, और वो रोते हुए कहती है, क्या जवाब दूंगी मैं बाहर सबको, क्या बोलूंगी सबसे कि मेरी बेटी शादी के दिन मुंह काला करा दी हमारा, भाग गई वो। लेकिन त्रिशा जो कि अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं, आप रुको, हम कुछ कर लेंगे, हाँ हम हैंडल कर लेंगे माँ। सुहाना जी जो कि बस रोए ही जा रही थी, और इस तरह से लगातार उनका आंसू जो कि त्रिशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिससे वो भी अपने सर को पकड़ करके दूसरी जगह पर जाकर बैठ चुकी थी। इस कमरे में जो भी कुछ हो रहा था बाहर के लोगों को अंदाजा भी नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर यहाँ दुल्हन तो है ही नहीं, सब लोग तो शादी एंजॉय कर रहे थे। और तब तक मृदुल के डैड भी फाइनली आ ही जाते हैं, जो कि त्रिशा, सुहाना जी और माधुरी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि असल दिक्कत तो उनको थी। वो हार्ट के पेशेंट थे, थोड़ा भी टेंशन उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अब उन्हें कोई भी टेंशन ना दी जाए, वरना उनकी जान को खतरा है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, त्रिशा जो कि खुद को संभालते हुए सबसे पहले अपने आंसू पोंछती और सबको शांत करते हुए कहती है, पापा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही केशव जी अंदर की तरफ आए थे, तुरंत ही वो उनका हाथ पकड़कर जोर से उन्हें कमरे के अंदर खींचते और दरवाजे को काफी झटके से बंद करते हुए कहती है, भाग गई आपकी बेटी। जैसे ही केशव ने यह सुना था, उनके कानों को भरोसा नहीं हुआ था कि वो अभी क्या सुने हैं, जिससे वो सुहाना जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आप बोल रही हैं अब? मैं समझा नहीं।
लेकिन तुरंत ही तृषा अपनी माँ को संभालते हुए कहती है, माँ क्या करे, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तभी सुहाना जी कहती है, तो इनसे बोलो ना, मैंने कहा था कि लड़की के साथ जबरदस्ती ना करे, नहीं सुनी इन्होंने मेरी, एक बार भी मेरी बच्ची से नहीं पूछा इन्होंने। अब वो चली गई हमें छोड़कर, पता नहीं कौन सी हालत में होगी, कहाँ होगी मेरी बच्ची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि केशव जी के दिल में एक जोर सा दर्द उठा था और वो अपने हाथों को अपने दिल पर थामते हैं और फिर अपनी बीवी और अपनी बच्चे की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं मृदुल हमें धोखा नहीं देगी, उससे बात की थी मैंने। लेकिन सुहाना जी जो कि चुप होने को तैयार ही नहीं थी और वो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही त्रिशा उनकी तबीयत बिगड़ता देखती है, वो अपने पा को संभालते हुए कहती है, पा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। माधुरी जी उससे पूछती है, क्या संभाल लोगी तुम, क्यों झूठ बोल रही हो और क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो उनको, सब खराब हो गया बेटा, क्या संभालोगी तुम। लेकिन त्रिशा कहती है, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मेरी पा की तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन सुहाना जी माधुरी जी शांत होने को तैयार ही नहीं थी, जिससे त्रिशा अचानक से कहती है, मैं बैठ जाऊंगी दी की जगह पर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे उसने इतना बोला था, सारे लोग के बीच एकदम से शांति का माहौल और उसके साथ केशव जी के चेहरे पर हैरानी थी। वो अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है बच्चा, मैंने शायद ठीक से नहीं पूछा उससे और इतना फ्रैंक नहीं किया मैंने अपनी बच्ची को कि वो मुझे सब बता पाए, इसमें मेरी गलती है, तुम मत पड़ो इन सब में। लेकिन उनके हाथ जो कि कांप रहे थे और समझ रही थी त्रिशा कि अगर थोड़ी भी टेंशन और बढ़ी तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और अब ज़्यादा वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकती थी त्रिशा। वो अपने पापा को ज़ोर से हक करती है और फिर उनके दिल पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, दी ने जो भी कुछ किया होगा ज़रूर किसी मजबूरी में किया होगा, लेकिन दी ने जो किया इससे मैं आपके रिस्पेक्ट पर आंच नहीं आने दूंगी। बाहर 1500 से 1600 लोग आए होंगे, आपकी इंसल्ट हो जाएगी अगर दी के बारे में सब लोगों ने सुना तो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं घूंघट कर लूंगी और सबको लगेगा कि मैं मृदुल दी हूँ, ठीक है ना। और आप लोग किसी को कुछ मत बताएगा, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए प्लीज। और ये बात वो हाथ जोड़ करके कर रही थी तीनों लोगों के सामने। वो खुद की जिंदगी को इतनी आसानी से दांव पर लगाने को तैयार थी सिर्फ अपने पा के रिस्पेक्ट। उनके पा की आंखों में आंसू आ गए थे। केशव जी जो कि खड़े होकर के उसके सर पर अपना हाथ रखते और फिर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं इतना मजबूर नहीं कर सकता मेरी बच्ची को, ऐसा मत करो तुम, मेरी रिस्पेक्ट के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो बेटा। यह सुनकर धीरे से वो अपने पा का हाथ पकड़ती और फिर अपने चेहरे को ना मिलाकर रोते हुए कहती है, आप अच्छे नहीं लगते मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए, समझे, मुझे डांटते रहा करिए और कड़क आवाज में, ऐसे लो आवाज सुनी नहीं जाएगी मेरी, और ऐसे लो टोन ना आदत नहीं है मेरी सुनने की आपके मुंह से। पा हैं आप, मेरे हीरो है, ऐसे कोई बात करता है भला अपनी बेटी से, अच्छे से बात करिए और कोई इमोशनल नहीं होगा, समझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देखो अभी सिचुएशन संभालने के लिए इससे बेस्ट कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मैंने ऑलमोस्ट सेम लहंगा भी पहन रखा है और बाद में क्या होगा ना, जो होगा मैं देख लूंगी, डिवोर्स दे दूंगी, वो सब बात का मैटर है, अभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा किसी को वाकई कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं है, क्योंकि बाहर अब पंडित जी बुला रहे थे कि आखिर दुल्हन है कहाँ पर। उसे जयमाल के लिए बुलाया जा रहा था और साथ ही अब बारात वाले भी आ चुके थे। लेकिन तभी बाहर इस वक्त उनकी बुआ आकर खड़ी हो चुकी थी और आवाज लगाते हुए कहती हैं, क्या चल रहा है अंदर, त्रिशा बाहर आओ, तुम्हारे जीजू आ गए हैं, आओ उनको लूटना शुरू करो बेटा। त्रिशा जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, काहे का जीजू, जीजू बनते बनते पति बनाना पड़ेगा उनको। और ये बोलकर वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है मम्मी, मैं ना दी को छोड़ूंगी नहीं, कसम से, मिल जाए वो बस मुझे, जिसके साथ भागना था मुझे बताती, मैं हेल्प करती ना, लेकिन ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। ओह गॉड, कहाँ फंसा कर चली गई मुझे। उसकी बातों को सुन करके अब फाइनली माधुरी जी के चेहरे पर हल्की से स्माइल आई थी और तभी सुहाना जी भी हल्का सा जबरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, क्या करूं मैं तेरा, हर जगह बस तुझे हंसाना ही होता है, मतलब क्या है तू। ये सुनकर धीरे से त्रिशा अपने चेहरे पर अपना हाथ रखती और फिर अपने बालों को पीछे की तरफ
हीरोइन की नजर झटकते हुए कहती है, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाली डॉक्टर त्रिशा हूँ मैं। आप लोग को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है। ओके बॉस। और ये बोलकर वो अपने डैड की तरफ देखी थी और उनके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, परेशान मत हो, जहाँ डॉक्टर त्रिशा होती है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये भी ठीक हो गया है। हो ही जाएगा। बस बुआ को मत बताना, वरना वो सबको जाकर बाहर बता देंगी। लेकिन तब तक बुआ, जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ चुकी थी और शायद सब कुछ सुन भी चुकी थी, और वो पीछे से आकर के उसका कान पकड़ते हुए कहती है, क्या नहीं बताना है बुआ को? और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? चलो चल के मिठाई खिलाओ। और सुनो, अरे तुम्हें वो बताया था ना, वो क्या था, वो मिठाई के अंदर कुछ डालना था। हाँ, वो तीखी लाल मिर्ची मिठाई के अंदर डाल करके खिलाना है उनको। उसके बाद जो उनकी आंखों में आंसू आएगा ना, तभी ऐसा करके त्रिशा अपना हाथ उनके हाथों में रखते हुए कहती है, ये सारी रस्म आप मेरी कज़न को बोल दीजिए, रूही को। मैं ये सब नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगेगा, और मैं बाहर भी नहीं आ सकती। और जब जाकर के माधुरी जी ने सारी सिचुएशन उनकी बुआ को समझाई थी, इस वक्त वो काउच पर बैठी थी और सब लोग उनको कंसोल किए जा रहे थे, क्योंकि अब वो रोना शुरू कर दी थी। और रोते रोते कहती है, ये मृदुल ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी बच्ची थी वो, ऐसे कैसे भाग गई? उसको तो मारूंगी मैं। त्रिशा कहती है, आप अकेली नहीं मारेगी, मैं साथ में मिलकर मारूंगी, भले मेरी बड़ी दीदी है तो क्या हुआ। खैर अभी आप ये सब किसी को बताइएगा मत, ठीक है? आप बाहर जाइए। उनकी बुआ खड़े होते हुए कहती है, तू ना बहुत बड़ा योगदान दे रही है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी ये सुनकर त्रिशा कहती है, कोई योगदान नहीं दे रही हूँ मैं, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। जितनी भी मृदुल दी के नाम होने वाली थी ना, वो सब भी अब मेरे नाम पर होगी, समझ लीजिए आप लोग। और ये बोलकर वो अपने पापा की तरफ देख करके उंगली दिखा रही थी, जैसे कि उन्हें वार्निंग दे रहे हो। केशव जी, जो कि अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है, मेरी जान भी। और आज जो तुम हमारे लिए कर रही हो ना। वो फिर से अपने पापा को हकरते हुए कहती है, बस करो यार, और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे इमोशनल होना, रोने की आदत नहीं है मेरी। और ये बोल करके वो जाकर अब चेयर पर बैठ चुकी थी। उसकी माँ से आकर के उसके चेहरे पर अच्छे से घूंघट लगाती और फिर उसके बुआ, जो कि बाहर जाकर के सब कुछ ऐसे शो करी थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, उन्होंने बस ये बता दिया था कि अब त्रिशा यहाँ पर नहीं मौजूद है और इसकी वजह से सारे अब रस्मों को रूही को करना पड़ेगा, जो कि उनकी ही बेटी थी। बाहर इस वक्त दूल्हे का आगमन हो चुका था और इस वक्त सिर्फ दूल्हे नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उन्हें अंदर कैसे आने दिया जाता? रूही बाहर आकर के अपने हाथों में प्यारा सा बाउल ली थी, जो कि चांदी का था और उसमें एक लाल मोहन रखा गया था। उसको ऊपर से काफी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। रूही उनको आते ही सबसे पहले वो मिठाई खिलाने वाली होती है, लेकिन तब तक वो शख्स हल्का सा पीछे होते हुए कहते हैं, 1 मिनट, मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया होगा, मैं भी नहीं खा सकता। तभी पायल जी अपनी बेटी से कहती हैं, अच्छा ठीक है, अगर उनका मन नहीं है तो रहने दो। लेकिन रूही कहाँ मानने वाली थी। वो जबरदस्ती अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, इतनी मेहनत से इसके अंदर मैंने लाल मिर्च भरी हुई है। जैसे उसने इतना बोला था, सारी भीड़ में एकदम से शोर ही मच गया था और सारे लोग हंसते हुए अब रूही को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे और सारे लोग हंसते हुए रूही की तरफ देख रहे थे। तभी उसके सामने जो शख्स खड़ा था, जिसकी हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच होगी, वो उसकी तरफ धीरे से आगे बढ़ते और अपने हाथों को ले जाकर के उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं, बच्ची हो तुम अभी मेरे सामने, आइंदा से ये सारी हरकतें नहीं करना। और फिर वो उस मिठाई को देख करके हल्का सा उसे अपनी चुटकी में पकड़ करके उसे अपने मुंह से लगाते हुए कहते हैं, आपकी मर्जी थी इसलिए मैंने खा लिया। और ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गए थे। पीछे पीछे उनके सारे भाई और उनके असिस्टेंट और उनके कजन्स, जो कि अब डांस करते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। उसी में से उनका एक भाई, जिसका नाम था युग, वो इधर उधर देखते हुए अपने भाई से कहता है, ओए वीर सुन ना, देख तो कितने सुंदर सुंदर लोग आए हुए यहाँ पर। मुझे लगता है कि हमारी भी शादी के बाद ना माँ पापा करवा ही देंगे आज। वीर जो उसकी तरफ घूर कर कहता है, अबे यार तेरी उम्र अभी 18 नहीं हुई है, पहले अच्छे मार्क्स से तो 12th पास कर ले, 3 बार फेल हो चुका है, तेरे से कौन शादी करेगा, चल। युग जो वीर का गाल खींचते हुए कहता है, बेटा तू ना पड़ जाएगा मेरे से। वीर बड़ा नहीं था वैसे तो, लेकिन हाँ बस वो दोनों में से अगर देखा जाए तो वीर पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से
वो तो अभी अपने ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर वो तो अपने ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कर रहा था और बेचारा युग जो कि लटक कर रह गया था 12th में ही। पीछे से सारे लोग जो कि गाते बजाते अब अंदर की तरफ आ रहे थे और फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, ये आप खुद उनके डैड के मुंह से उनका नाम सुन लीजिए। अविराज, आइए स्टेज पर बेटा। अविराज अविराज मेहरा। उनके प्रोफेशन के बारे में हम आराम से बात करेंगे, फिलहाल हम शादी पर फोकस करते हैं। वो धीरे धीरे अब स्टेज पर चढ़ रहे थे, मगर उनकी निगाहें जो कि इस वक्त लगातार कहीं और ही टिकी हुई थी, जहां से दुल्हन की एंट्री होने वाली थी, उसी डोर पर। और जितनी बेसब्र उनकी निगाहें लग रही थी, धीरे से उनकी भाभी आकर के उनके कानों के पास कहती है, आराम से आपके पास ही आने वाली है वो, थोड़ा सा इंतजार करिए मेरे देवर जी। जैसे ही अभी वो रॉयल चेयर पर बैठे थे, उनके पगड़ी को वो संभालते हुए कहती हैं, बार बार उसी तरफ देख रहे, थोड़ा सामने भी देख लीजिए, हमारे साथ भी थोड़े बहुत फोटो खिंचवा लीजिए, उसके बाद तो हमारे देवर जी हमारे हाथों से जाने ही वाले हैं। अविराज बहुत सीरियस रहने वाले इंसान थे, लेकिन उनके परिवार में जितने भी लोग थे, उनके अंदर अलग ही मस्ती का चुल मचा रहता था। सबके सब उनसे बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ थे और बहुत ही ज्यादा अलग। युग और वीर तो अपने में ही लगे हुए थे और आसपास की लड़कियों की तरफ ध्यान ध्यान से देखे जा रहे थे और साथ ही अपने भाई के आसपास बैठ करके पोज भी दिए जा रहे थे। लेकिन तब तक अब आसपास का माहौल बदल चुका था और सारे लोग की नज़र जो कि एकदम से थम चुकी थी एक जगह पर, क्योंकि इस वक्त जहां से दुल्हन की एंट्री होने वाली थी उसका गेट खुल चुका था और वहां पर सारी स्पॉटलाइट को कर दिया जाता है और बाकी के पूरी जगह पर एकदम से अंधेरा था। जिस जगह से दुल्हन आने वाली थी, सबकी नज़र वहीं पर ठहरी हुई थी और सबसे ज़्यादा तो अविराज की। वो तो शायद अपनी पलकें झपकाना भी भूल गए थे और बस देखे जा रहे थे कि आखिर कब आ रही है उनकी दुल्हन अब उनके पास। और जैसे ही दरवाज़ा खुल करके अब धीरे धीरे कुछ पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, सारे लोग अपनी धूप गटक रहे थे। इस वक्त एक प्यारी सी लड़की जो कि दुल्हन के जोड़े में अकेले नहीं बल्कि आसपास कई लड़कियों के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी और उसके चेहरे को देखना तो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका चेहरा आधे से ज़्यादा घूंघट से ढका हुआ था। ये देख करके इस वक्त अविराज की भाभी जो उनके ठीक बगल में थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, ये क्या बात हुई, आजकल कौन इतना घूंघट करता है। तभी अविराज अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्मर्क लाते हुए कहते हैं, मेरी बीवी है, थोड़ी यूनिक तो होगी ही ना। चांदनी जी हल्का सा हंसते हुए कहती हैं, आप भी ना देवर जी, मुझे लगता है कि आप दोनों की वाइब बहुत मैच करने वाली है। दोनों ही अजीब लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि इस वक्त दुल्हन की एंट्री डांस के साथ होने वाली थी, मगर ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री थी और गाना तो वैसे चेंज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डांस का प्रोग्राम नहीं हुआ था। आसपास की बस कुछ लड़कियां जो कि अपने हाथों का मूवमेंट्स कर रही थी और साथ ही थोड़ा बहुत डांस का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर त्रिशा की जिंदगी के तो वैसे ही लगे पड़े थे। वो क्या अपने बैंड बजे हुए जिंदगी के साथ डांस करती? ऑब्वियसली नहीं। इस वक्त वो बस अपने दी के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो कहाँ होंगी बेचारी। दूसरी तरफ मृदुल जो कि इस वक्त एक आदमी के हाथों में बंधी पड़ी थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ जो कि एक आदमी के कब्जे में थे और ये कोई और नहीं था बल्कि इस शख्स का नाम था दानिश, जो कि जोर से मृदुल के कमर को अपनी तरफ ग्रैब करके खींचते हुए कहता है, कितना टाइम लगा दिया तुमने, मेरा तो दिल ऐसे ठक ठक हो रहा था कि कहीं तुम उनसे शादी ना कर लो, फिर मेरा क्या होता। दानिश को जोर से मृदुल अपने आप से दूर करके धक्का लगाते हुए कहती है, कितना लेट कर दिया आने में आपने, और अगर आप सही वक्त पर मेरे माँ बाप से अच्छे से बात कर लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। ये सुनकर दानिश हंसते हुए कहता है, हा, तुम्हारे मॉम डैड, उन्हें तो मैं गुंडा लगता हूँ, उन्हें पता भी नहीं है कि आखिर मैं करता क्या हूँ। उन्हें क्या लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और जिससे वो तुम्हारी शादी कराने वाले थे वो तो देवता है ना। यह सुनकर मृदुल कहती है, आप उनके बारे में कुछ बात मत करिए, अब चाहे मेरे ना सही मगर मेरी बहन के तो हस्बैंड बनने वाले हैं ना वो, और वैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेचारी त्रिशा, और मुझे नहीं लगता कि त्रिशा शादी के लिए मानेगी, वो बहुत ठीक लड़की है। यह सुनकर दानिश जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, ऐसा ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर त्रिशा उस डेविल इंसान के चक्कर में पड़ गई तो फिर क्या होगा बेचारी का। एक तो वो खूनखार, ऊपर से वो अविराज सर, उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता।
ये सुनकर मृदुल कहती है, अविराज सर क्यों बोलते रहते हैं आप हमेशा? हाँ, वो अविराज जी बोल सकते हैं आप उन्हें, माना कि आपके हैसियत से काफी बड़े हैं मगर उसके बावजूद। लेकिन तभी दानिश उसके नाक को खींचते हुए कहता है, ओए बॉस है वो मेरे। तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं मुझे? गुंडा, आवारा, पता नहीं कौन से गैंगस्टर के साथ काम करता है। तो बेटा, अपने माँ पापा को ना ठीक से तुमने शायद बताया नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन शादी के बाद, कि जिस अविराज से वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय की थी ना, उनका तो चेला लगता हूँ मैं। वो तो मुझसे भी ज्यादा खूंखार और आवारा और गुंडे टाइप इंसान है। ये सारी बातें अभी अचानक से दानिश ने उसे बताना शुरू कर दी थी। मृदुल जो घबराते हुए कहती है, क्या? हम, मुझे तो लगा था कि आप किसी और गैंगस्टर के अंडर में काम करते होंगे। आप क्या वाकई उनके, आप झूठ बोल रहे हैं ना? तभी दानिश जो हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? खैर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। हाँ, वो बात अलग है कि मैं उनके छोटे भाई की तरह, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी झूठी तारीफ करूं। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो तो तुम्हारी बहन को पता चल ही जाएगा एक रात में। और ये बोलकर वो एक आइविंग कर देता है, जिससे मृदुल अपने हाथों से जोर से उनके बाजू पर मारते हुए कहती है, तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बहन फंस गई बेचारी, मुझे तो लगा था कि वो डॉक्टर है। यह सुनकर दानिश हंसते हुए कहता है, हाँ, डॉक्टर तो है, लेकिन वो तो अपनी इलीगल काम को छुपाने के लिए एक प्रोफेशन दिखाना पड़ता है ना, ताकि वो भी सफेद कोट वाले लगे और सब लोग उनको शरीफ समझे। सिर्फ इसका दिखावा करते हैं वो, असली में तो कुछ और ही है। खैर छोड़ो, अब तो तुम्हारी बहन हैंडल कर ही लेगी उनको। दूसरी तरफ त्रिशा आकर के अब उस रॉयल चेयर पर बैठ चुकी थी और अपने हाथों को एक दूसरे के साथ बांध ली थी, क्योंकि उससे तो जरा भी तैयारी नहीं की थी कि आखिर उसे कैसे हैंडल करना है इतने सारे भीड़ को। सब लोग जिस तरह से उसको लगातार अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे हैं, ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और वह लगातार बस अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ते जा रही थी। तभी अचानक ही उसके हाथों पर किसी और ठंडे ठंडे हाथों का एहसास होता है, जो कि काफी ज्यादा भारी और उसके हाथों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वो हाथ उसके हाथों पर आकर रखाया था, वो एकदम से कांप जाती है और अपने दोनों पैरों की उंगलियों को एकदम से छुपाना शुरू कर दी थी। धीरे से उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ, तुम जिंदा ही रहोगे। जैसे ही त्रिशा ने यह सुना था, वो अपनी थूक गटकते हुए कहती है, अगर इन्हें पता चला ना कि मैं कौन हूँ, इनकी खुद की वोट लग जानी है। जिससे जीजू जीजू कहती फिर रही थी, अब बेबी बेबी कहूंगी, नहीं, तुरंत डिवोर्स ले लूंगी या भाग जाऊंगी, क्या करूंगी? त्रिशा आगे के बारे में सोच रही थी कि आखिर शादी के बाद वो क्या करेगी, कैसे फेस करेगी अपने उस परिवार को जो कि उसका अपना था ही नहीं। जिस ससुराल में उसकी दी जाने वाली थी, वो वहां जाने वाली थी, वो भी अपने दी की जगह पर। ये सारी बातें उसका सर खाए जा रही थी। अब धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ती हैं। उसके ठीक बगल में आकर के एक लड़की जो बड़े प्यार से झुकते हुए कहती है, भाभी अगर हो सके तो आप अपना घूंघट उठा लीजिए ना। वो क्या है कि हमें आप लोग का फोटो शूट करवाना है और इस तरह से आप घूंघट में रहेंगी तो फिर आप नजर कैसे आएंगी? लेकिन जैसे उसने इतना बोला था, उसके कानों में थोड़ी सख्त आवाज पड़ी थी, जो कि उसके अपने भाई की थी। अविराज घूरते हुए अपनी बहन की तरफ देखकर कहते हैं, नूर स्टे अवे। और वैसे भी उसे अगर मन नहीं अपना घूंघट उठाने का तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा, उसकी मर्जी। और ये बोलकर वो फिर से त्रिशा के कानों के पास झुकते हुए कहते हैं, तुम घूंघट मत ही उठाना, खामखा बवाल हो जाएगा। त्रिशा ने जैसे ये सुना था, वो घूंघट के पीछे से ही उस शख्स की तरफ देखती है, अपने चेहरे को मोड़कर, और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, क्या क्या बोल रही है? इन्हें कैसे पता कि बवाल हो जाएगा मेरे घूंघट उठाने से? कहीं इन्हें तो पता नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ? नहीं, इन्हें कैसे पता चलेगा? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, और वैसे भी दी से तो ज्यादा इनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। हे भगवान, मुझे बचा लेना प्लीज। इन्हें बचने की उम्मीद कहाँ ही थी। अब उसका जयमाल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे खड़ा होना था। वो खड़े होकर के अब अपने हाथों में माला पकड़ चुकी थी, और वहीं अब जैसे ही उसे माला डालने के लिए कहा गया था, इस वक्त जो शख्स उसके सामने खड़ा था वो उससे काफी ज्यादा ऊंचा था, जिससे वो अपना हाथ बार बार ऊपर की तरफ उठाए जा रहे थे, मगर जयमाल डालने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिससे वो पहले तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करती है, लेकिन फिर वो इरिटेट होकर के अपने घूंघट को उठाते हुए जैसे अभी कुछ बोलती है, लेकिन फिर वो खुद से याद करते हुए कहती है, नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी?
अगर घूंघट उठा ली तो मेरा चेहरा दिख जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? और फिर वो धीरे से आवाज लगाते हुए कहती है, आप जरा नीचे झुकेंगे प्लीज, बहुत लंबू हैं आप। तभी उसकी तरफ हल्का सा वो शख्स झुकते हुए कहते हैं, मैं लंबा नहीं हूं, आप छोटी हैं। ये सुनकर त्रिशा अपना मुंह से कोड़ते हुए कहती है, मैं छोटी नहीं हूं, आप लंबू हैं, कुंभकर्ण जैसी हाइट लेकर के घूम रहे हैं। और ये बात वो स्टेज पर बोल रही थी। वो बात अलग थी कि आसपास इतना ज्यादा गाना और शोर हो रहा था कि कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता, लेकिन अविराज ने सुन ली थी। और तभी काफी जोर से पब्लिक में हूटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में त्रिशा भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन वो अपने घूंघट के पीछे से जब अपने चेहरे को झुकाकर देखी थी तो इस वक्त अविराज अपने घुटनों पर थे और फिर अपना सर हल्का झुकाते हुए कहते हैं, इतना ठीक है, अब तो डाल सकती है ना आप। और जैसे ही त्रिशा हल्का सा पीछे हुई थी, अविराज उसके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, कम ऑन। त्रिशा जो खुद से कहती है, दी क्या माल आदमी को छोड़कर गई हैं आप, इतना तो अच्छा है, घुटनों पर आ गया वो भी इतने लोगों के सामने आपके लिए। हाँ क्या करूं, डाल दूं क्या? अच्छा डाल देती हूँ। और फिर वो भगवान का नाम लेते हुए जयमाल अब उनके गले में डाल चुके थे। और फिर जैसे ही अविराज खड़े हुए थे वो भी जयमाल को उसकी गर्दन में डाल चुके थे। और अब धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हर रस्म में सिर्फ इस वक्त त्रिशा की हालत खराब ही हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकल जाए जिससे पता चल जाए कि वो त्रिशा है, मृदुल नहीं। लेकिन फाइनली अब एक एक करके सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। मगर अब वक्त आता है सिंदूर दान का। और जैसे ही सिंदूर लगाने के लिए अब अविराज को घूंघट खोलना पड़ता, जिसकी वजह से नूर आकर के उनके घूंघट को उसके चेहरे से हटाने वाली थी। लेकिन अविराज अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लगा दूंगा। और वो घूंघट के अंदर अपने हाथ को डाल करके धीरे से उसकी मांग भर चुके थे। ये देख करके त्रिशा को काफी अजीब लगा था, क्योंकि इस वक्त उसकी मासी, सुहाना जी, उसके डैड, सब लोग इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि आखिर ये शख्स खुद ही त्रिशा को एक बार घूंघट उठाने के लिए नहीं कहा और हर बार त्रिशा को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर वो लोग खुद से सोचते हैं, शायद मृदुल से इतना प्यार करते होंगे कि मृदुल के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे। अब इन सारे रस्मों को पूरा करते हुए पंडित जी, जो कि फाइनली उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। सारी रस्में घूंघट के साथ ही हो चुकी थी। फोटोशूट में भी उसने अपने घूंघट को नहीं उठाया था। लेकिन अब क्या करेगी त्रिशा? अब तो जाना पड़ेगा उसे उस जगह पर जो कि पूरी तरह से उसके लिए अनजान था। वो तो कभी अपने दी के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, किसी से उसे ठीक से बात भी नहीं करना आता था। और अब उसे अपना घर छोड़ करके ससुराल जाना है, इस बात से वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जिस सिचुएशन को संभालते हुए सबसे पहले पायल जी उसे एक साइड से हकी थी और वही दूसरी तरफ माधुरी जी, दोनों आकर के उसको संभालते हुए कहती हैं, चुप हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, हैंडल कर लेना मेरा सोना, हम जल्दी तुझे वहां से बाहर निकाल लेंगे। ये सुनकर त्रिशा जो रोते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं था यार, मेरा लैपटॉप भी घर पे है, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। उसकी आवाज को जैसे ही आसपास के लोग सुन रहे थे, सारे लोग थोड़ा हैरान थे कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन तभी माधुरी जी धीरे से उसके कान में कहती हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोएगी ना तो मृदुल की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा सा तो अपने अंदर सोबरपन ला, हाँ मेरा बच्चा, तू जा, लैपटॉप में भिजवा दूंगी तेरा। तभी पायल जो उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं कल ही तेरे से मिलने भी आऊंगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा तुझे। ये सुनकर वो जोर से अपनी बुआ और अपनी मासी को गले लगाते हुए कहती है, आप लोग प्लीज मुझे वहां से लेकर जाना, मुझे वो लोग सुबह उठाएंगे, मुझे गुस्सा आ जाएगा यार, मैं नहीं रहूंगी उस घर में। लेकिन तब तक उसके बाजू को कोई प्यार से पकड़ चुका था और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ला करके उसके रिस्ट पर रखते हुए कहता है, चले। वो एक एक करके अब सबसे मिल रही थी और जैसे ही बारी उसके अपने डैड की आई थी, वो जोर से अपने डैड के सीने से लगते हुए कहती है, मैं वापस जल्दी आऊंगी, आप ये मत समझना कि आपने मेरी विदाई कर दी है तो मैं आप लोग को छोड़कर चली गई हूँ, मैं वापस जल्दी आऊंगी, आई प्रॉमिस यू। और ये बोलकर वो अपने डैड को सांत्वना देती है। केशव जी उसके सर पर धीरे से हाथ रखते हैं और फिर उसके पीठ पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, पर मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुझे कुछ ना होने दूं। तू अपना ख्याल रखना, हाँ, और फोन पर बात करती रहना।
तभी उसकी पायल बुआ ने उसके हाथों में उसका फ़ोन थमा दिया था। और अब जाकर के फाइनली तृषा गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे, जिससे नूर भी गाड़ी में आकर के बैठती और फिर अपना हैंकरचीफ देते हुए कहती है, ये लो भाभी, आंसू पोंछ लो और बिल्कुल परेशान मत हो, आज आपका आखिरी दिन है रोने का, इसके बाद तो आपको कभी नहीं रोना पड़ेगा। तृषा ये सुनकर कहती है, अगर मेरे बारे में असलियत पता चली ना तुम लोगों को तो पूरा परिवार मिलकर मुझे रुलाएगा, शायद डंडा भी मारेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा मेरे साथ। आखिर क्या होगा तृषा का और कैसे हैंडल करेगी वो अपने उस परिवार को, जो कि उसका ससुराल तो था ही नहीं उसके हिसाब से। और जब पता चलेगा विराज को उसकी सच्चाई, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।